नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम, नमस्कार। अब सभी लोगों का अभिवादन है, अभिनंदन है। प्रणाम। प्रणाम। आज के इस सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रणाम गुरुजी। जैसा कि ये सप्ताह जो हम लोग जिस थर्ड फेज में गुजर रहे हैं, इस थर्ड फेज में पहले सप्ताह हमने अपने अंदर दृष्टा भाव, साक्षी भाव को डेवलप करना है। इस विषय में आज पुनः हम लोग चर्चा करेंगे। साक्षी भाव और दृष्टा भाव आपके जीवन में गहरे में उतरे, उन सब बातों को थोड़ा और समझते हुए, और जो पिछले दिनों हमने जो जो बातें की है, चाहे विचारों के संबंध में, बुद्धि के संबंध में, मन के संबंध में, भावनाओं के संबंध में, उन सारी बातों को रिवाइज करते हुए हम लोग साक्षी भाव को, हम लोग अपने अंदर दृष्टा भाव को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। उससे पूर्व हम लोग 10-15 मिनट ध्यान कर लें। सभी लोग स्थिर आसन में आ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए और गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। हाथ मुद्रा में चिन्ह या ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। आंखों की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स। पूरा चेहरा चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। पूरे सर से पैर तक अवलोकन करें, जैसे मानो आप स्कैन कर रहे हो, और एक एक सेल और टिश्यूज को आप स्कैन करते जाइए, आप रिलैक्स करते जाइए। पूरे शरीर का अवलोकन करें। जहां भी कहीं तनाव खिंचाव मालूम हो, रिलैक्स करते जाएं। आप अपने शरीर को यूं देखें जैसे एक दर्पण को देखते हो। दृष्टा भाव की तरह स्वयं को देखें। सामने से, पीछे से, दाएं बाएं चारों तरफ से देखिए। जैसे मानो आप अपने शरीर से अलग होकर के स्वयं को देख रहे हो। आपका शरीर चट्टान की भांति स्थिर है। काया स्थैर्यम है। शरीर के स्थिर होने के बाद हम लोग श्वास पर ध्यान देते हैं। श्वास के प्रति सजग बनिए। आते जाते श्वास को देखिए। श्वास के दोनों छोर पर, इनहेलेशन के बाद और एक्सहेलेशन के बाद, दोनों छोर पर जो अंतराल है, जो गैप है, जो स्वाभाविक नेचुरल रिटेंशन है,
पॉज है, उसके प्रति भी सजग बनिए। जैसे जैसे आप श्वास के अंतराल के प्रति सजग होते जाएंगे, आप अंतर्मुखी होते जाएंगे। श्वास अपने आप धीमी और छोटी होएगी। अंतराल पर फोकस होते ही आप अंतर्मुखी होते जाएंगे। विचारों को तैरते हुए आते देख सकते हैं आप। विचार, अपने अवधान को अपने विचारों पर ले जाएं। विचार आते हैं, जाते हैं। आज हम लोग विचारों के प्रति दृष्टा होने के लिए एक नई तकनीक, एक नई टेक्निक का प्रयोग करेंगे। अपने पूरे सिर को एक खोखला गेंद मानिए, एक बलून मानिए जिसमें सिर्फ स्किन है, अंदर स्पेस है, खोखला है। ऐसा आप चिदाकाश को, ऐसा आप हेड स्पेस को मानिए। जब ठीक ऐसी कल्पना कर लेते हैं तो आप बीचों बीच में आइए और चारों तरफ से इस बंद कमरे, इस बंद अंधेरे कमरे जो खोखले गेंद की तरह है, उसको देखिए। कहीं उड़ता सा, तैरता सा कोई विचार, कोई तस्वीर लेते हुए या कोई आवाज लेते हुए आएगा। आपको कोई आवाज याद आएगी या कोई तस्वीर, कोई सीन सिनरी आपके सामने आएगा और अपने साथ ढेर सारे श्रृंखला विचारों का लेता आएगा। आप मध्य में ठीक बीचों बीच बैठे रहें, चारों तरफ देखें। जैसे ही कोई विचार आए आए आप उस पर टूट पर मत पड़िए, आप तुरंत उस पर जंप मत मारिए। कोई विचार आता है उसको धीरे से आने दीजिए, देखिए वो तैरता सा आएगा और उसको धीरे से निकल जाने दीजिए, उस पर टूट मत पड़िए।
विचारों को नाजुकता से आने जाने दीजिए, आक्रामक मत होइए। ये एक कला है, विचारों को देखना एक कला है। बड़े नाजुकता के साथ धीरे से उसे आने दीजिए। जब वो आपको इन्वॉल्व नहीं कर पाएगा, वो विचार आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो वो अपने आप धीरे से निकल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को एक दृष्टा की तरह देखिए। बिना इन्वॉल्व हुए आते जाते विचार को देखिए। अगर अभी भी विचार नहीं दिख रहे हैं, तो इसके अगले चरण में आप स्वयं को इस चिदाकाश में रोटेट कीजिए। इस खोखले गेंद में, स्किन के भीतर ही, चिदाकाश के अंदर में ही आप रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से अल्टरनेटिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए इस चिदाकाश में। आपको कहीं ना कहीं विचार, चाहे वो दृश्य के रूप में चाहे शब्द के रूप में, पहले प्रकट होगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे ही विचार प्रकट होए, आप टूट मत पड़िए, आप आक्रामक मत होइए। बहुत सलीके से, जैसे कोई आपका पालतू बिल्ली धीरे से आपकी गोद में चढ़ता है और उतर आता है, आपके रिएक्शन से आपका पालतू सजग हो जाता है। वैसे ही आप सॉफ्ट रहिए और रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुतों ने अपनाया है। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। सजग बैठे, होश में बैठे, आप ठीक अपने चिदाकाश की परिक्रमा कर रहे हैं। यह अभ्यास 2 मिनट और कीजिए। हो सकता है परिक्रमा के वक्त आपको कुछ कलर्स दिखाई पड़े, कुछ मंडल या यंत्र या और कोई आकृति दिखाई पड़े।
आकर्षित मत होना, बस दृष्टा की भांति देखते रहना। अब धीरे धीरे अपने भ्रूमध्य पर एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना करें। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का जाप करेंगे और शांति मंत्र का भी जाप करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आज हम लोग आध्यात्मिक जागरण की जो कुंजी है, जो मूल सूत्र है, जो केंद्र है, सजगता और दृष्टा भाव, इसको और थोड़ी गहराई में देखेंगे। आज उन 5 महान ऋषियों, जो कॉन्टेम्परेरी, जो आजकल के आधुनिक जगत के संत हुए, उनकी बात करूंगा। साथ में कबीर साहब और गौतम बुद्ध की भी बात करूंगा। सबसे पहला प्रश्न जो हमें अपने आप से पूछना है कि हम जीते तो हैं, पर क्या हम जगे होते हैं, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं।
जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, क्या उस कॉन्शियस माइंड में हम कॉन्शियस हैं? एक बार अपने मन से आप सभी लोग ये सवाल पूछो कि हम रोज सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, फिर सो जाते हैं। ये हर रोज चलता है, फिर भी भीतर कुछ खालीपन है, कुछ अतृप्ति है। होता है कि नहीं होता है? आप ये महसूस करते हो कि नहीं करते हो? हाँ या नहीं आप चैट में लिख सकते बिल्कुल हैं। सही है, सही है, सही। जो सामान्य जिंदगी आपकी है वो आप जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अभाव सा है। कुछ लोग उसको मोबाइल से भर लेते हैं, चैट वैट देख करके टाइम पास कर लेते हैं। उनको लगता है कि इस अकेलेपन को, इस खालीपन को भरने का तरीका है कि हम बहुत सारी चैट, बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, वो देख के अपना टाइम, अपने ये भरना नहीं है, भरता कुछ भी नहीं है, खाली तब भी रहता है। मन को हम भरमा देते हैं। कुछ लोग गप्पे शप्पे करके, कुछ लोग इधर उधर घूम करके, मिल करके, कुछ लोग तो बाजार चले जाते हैं, खरीदारी करके आ जाते हैं। हाँ, खासकर अगर आपके घर की महिलाएं बहुत ज्यादा बाजार जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नाराज हैं, कुछ दुखी हैं, परेशान हैं। कई लोग बहुत परेशान होते हैं, उस परेशानी में अपने आप को देख नहीं पाते हैं। मन को इधर उधर करने के लिए वो बाजार चली जाती है, मार्केट चली जाती है। हम अपने आप को नहीं देख पाते, हम अपने आप को कई बार दृष्टा नहीं, हम अपने आप को महसूस करना नहीं चाहते। क्यों अकेलेपन से डर लगता है? कभी आपने सोचा है? हाँ, अकेलेपन से डर लगता है आपको। मैं कोई भूत प्रेत पिशाच पिशाच की बात नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कि आप कोई भूत प्रेत से डरते हैं, आप स्वयं से डरते हैं। आप अकेले बैठे आप नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप छिपते हैं अपने आप से। अकेले बैठना, शांत बैठना, कुछ ना करना, ये आसान नहीं है। मन या तो आपके पास्ट के जो इवेंट्स हैं उसको याद करके दुखी हो जाएगा। अच्छी बातें तो कम याद आती है, लेकिन दुखद बातें ज्यादा याद आती है, तो उन दुखों को लेके बैठ जाएगा। या नहीं तो भविष्य की चिंताएं करना शुरू कर देगा कि मैं ये कर लूंगा, काश मैं ये कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ऐसा करता हूं तो मैं वैसा करता हूं तो ये हो सकता है, वो संभावना है। हम वर्तमान क्षण में शायद ही कभी होते हैं। अगर हम ठीक ठीक गौर करें तो 90% या 95% हम लोग कहीं ना कहीं यांत्रिक, एक मैकेनिकल जिंदगी जीते हैं। वो आदतें पड़ी है। आप ब्रश करने के लिए कोई अवेयर थोड़ी होती हो। ब्रश हाथ में लिया, पेस्ट डाला, कुछ और सोच रहे हैं, इधर ब्रश हो रहा है। एक बार एक जैन के मास्टर, जब हम लोग बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा, डू यू नो व्हाट इज जैन मेडिटेशन? व्हेन यू आर ब्रशिंग, यू आर ब्रशिंग, व्हेन यू आर बैथिंग, यू आर बैथिंग, नथिंग एल्स, दैट्स ऑल। इतना ही बोला उन्होंने।
हम कुछ अलग से क्रिया नहीं कर रहे, जो क्रिया कर रहे हैं उसमें हो रहे। लेकिन हम लोगों को हर चीज की आदतें हैं। आप बैठते हो तो खास तरीके से बैठते हो, आप लेटते हो तो खास तरीके से लेटते हो, आप चलते हो तो खास तरीके से चलते हो। आपने वो पैटर्न डेवलप किया है, और जाने अनजाने आप मैकेनिकली इसको फॉलो करते हैं। और जब मैकेनिकली फॉलो करते हैं तो उसमें आप होते नहीं है। आप या तो विचारों में पास्ट के बारे में होते हो, नहीं तो फ्यूचर के बारे में होते हो। बाकी तो बॉडी मैकेनिकली नॉन वॉलंटरी कर ही लेती है। तो आप लगभग 95% जीवन एक रोबोट की तरह मैकेनिकली जीते हो। उस वक्त आप जब कुछ कर रहे होते हो तो कुछ कर नहीं रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो। बॉडी अपने आप कर रही होती है, क्योंकि बॉडी को आदत है, बॉडी ने सीख लिया है। ये तो आपका पालतू है, वो तो सीख लिया है। विचार बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम विचार को सृजन करते और उसको नष्ट करते, क्योंकि हम विचारों के सर्जक हैं। हम सृजन करते और उसको छोड़ देते। होना यही चाहिए था। बचपन में आपने यहीं से शुरू की होगी, जब आप 6-7 महीने के रहे होंगे, जब पहली पहली बार थॉट्स आए होंगे, तो आपने क्रिएट किया होगा, डिस्ट्रॉय किया होगा। आपके वश में होगी बातें। अब इनफाइनाइट थॉट्स हैं, आप चाहे उस पर ध्यान दें या न दें। आप अपने विचारों के प्रति सजग हो या ना हो, पता चल रहा है कर आप कुछ और रहे, विचार कुछ और चल रहा है। इधर बात कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और थॉट्स कहीं और चल रहा है। एकदम अनवरत प्रवाह, बिल्कुल बाढ़ आई हुई है विचारों की। और ये भी पता तब चलता है जब आप ध्यान में बैठते हैं, वरना ये भी नहीं पता चलता है कि विचारों की बाढ़ है। जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए ध्यान शुरू करते हैं, वो मेरे पास अक्सर दौड़ के आते हैं, गुरुजी ये तो बहुत जब से ध्यान करने लगे विचारों की बाढ़ आ गई है, थॉट्स बढ़ गए हैं। और मैं अक्सर समझाता हूं, बड़े बड़े नहीं है, पहले भी थे। पहले होश नहीं था, पहले इस बात का ध्यान नहीं था कि इतने विचार है। विचार अब भी है, बस आप होश में नहीं। और विचारों में अगर आप झांक जाए, आप वर्तमान के प्रति सजग हो जाए, चाहे विचारों के प्रति हो, श्वास के प्रति हो, जो आप कर्म करते हो उसके प्रति हो, तो शोध कहता है कि औसतन 0% है वो। औसतन 0%। वर्तमान में बिताया हुआ सचेत समय औसतन 0%। यही प्रश्न है जहां से आज हम शुरू करेंगे आप लोगों को सजगता, अवेयरनेस बताना। अगर मुझसे कोई कहे कि योग, ध्यान, मेडिटेशन, अध्यात्म, इसके लिए एक प्रॉपर शब्द दो, तो मैं कहूंगा सजगता, अवेयरनेस। Awareness is the key word for the yoga, meditation, or any type of spiritual journey. अगर सजगता नहीं तो कुछ नहीं। आप चाहे कितने भी महान साधना कर लो, कितने भी महान से महान गुरु कर लो, कितने महान से महान मंत्र यंत्र तंत्र कर लो, अगर सजगता नहीं तो कुछ नहीं। ये प्राइम फैक्टर।
ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। आइए इस पर थोड़ा विचार करते हैं कि सजगता क्या है। सजग चित्त क्या है? सजगता, जिसको ठीक इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अवेयरनेस। जब आप सिर्फ देखते हैं, अवेयर होते हैं, जैसे आपके कपड़े आपके बॉडी को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक बार सोच के देखिए, एक बार सजग होके देखिए, अवेयर होके देखिए, टच कर रहे हैं? ये कपड़े आपके शरीर को टच कर रहे हैं? हाँ नहीं, कुछ तो बता दो भाई। जी गुरु जी। हाँ। तो जब अब जब ये ध्यान किया आपने, तो ये अवेयर हुए आप कि ये कपड़े आपके शरीर को स्पर्श करते हैं। आपके बाल, ये बताओ, बाल आपके खोपड़ी को टच करता है? आपके हेड को टच करता है? देख के नहीं बताओ, सोच के, मतलब अवेयर होके बताओ। गेस गेस नहीं करो, बी अवेयर। डोंट गेस, बी अवेयर। आपके टंग आपके माउथ को टच कर रहा है? इनर माउथ को टच कर रहा है? जस्ट बी अवेयर। कर रहा है ना? कर जी रहा है। जी जी। बिल्कुल। इस तरह से हमारे पास अवेयर होने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम कभी इसके प्रति अवेयर होते नहीं है, बड़े बेहोश जीते हैं। और हमने सबके लिए कुछ निर्णय, सबके लिए कुछ मैकेनिकल सिस्टम बना रखा है। हम ये मान के चल देते हैं, हम जानते नहीं है, मानते हैं। हमारी जो यांत्रिक प्रवृत्ति है, जो हम लोग की मैकेनिकल सिस्टम ऐसा हो गया है कि सब कुछ माना माना हुआ है, माना हुआ है। सब मान लिए हैं आप। जानने की जरूरत नहीं है, होश की जरूरत नहीं, सब मानी हुई बातें। लेकिन सजगता क्या है? बिना निर्णय देखने की कला, बिना कोई जजमेंट हुए, बिना जजमेंटल हुए, ये देखने की कला है। सजग चित्त क्या है? वर्तमान क्षण में आपकी पूर्ण स्थिति, जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो लम्हा अभी आप जी रहे हैं, उसमें आपका 100% प्रेजेंस है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, 100% आप सुन रहे हैं। लेकिन कई लोग यहां पे अभी मल्टी वर्क कर रहे होंगे, किचन में होंगे तो भी सुन रहे होंगे, वॉकिंग में होंगे सुन रहे होंगे, आधे लेटे होंगे सुन रहे होंगे, कुछ और काम करके भी सुन रहे होंगे। नहीं भी होंगे ऐसा, तो भी विचारों में कहीं कहीं खोए होंगे। तो इसको हम पूर्ण उपस्थिति नहीं मानते। पूर्ण उपस्थिति होती है कि आप फुल अटेंशन के साथ, जब आप हमें श्रवण कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और जब आप मन के साक्षी बन जाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं? यही सजगता है। सजगता। अच्छा, आप ये सवाल पूछ सकते हो, ऐसा पढ़ाते वक्त, इस स्लाइड को पढ़ाते वक्त कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, गुरुजी इतनी इतनी चीजें चारों तरफ हो रही है, सबके प्रति सजग कैसे हो जाए? अभी स्मेल भी हो रहा होगा, कुछ कुछ सुनाई भी पड़ रहा होगा, कुछ टच की फीलिंग आ रही होगी, मुंह में टेस्ट भी होगा, कुछ घटनाएं भी घट रही होंगी, कोई आसपास हलचल भी हो रहा होगा। इतने इतने चीज के प्रति कैसे सजग हो जाए आदमी? आप कहते हो कि पूर्ण उपस्थिति, पूर्ण तो आदमी एक ही जगह हो सकता है। प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? बताओ। आपके किसी के मन में है ये प्रश्न? हाँ या नहीं बोल दो फट से। बिल्कुल सही है। है कि नहीं? प्रश्न तो बनता है ना भाई। कि आप कहते हो कि गुरुजी पूर्ण उपस्थिति 100% प्रेजेंट रही है,
भाई 100% तो जैसे आप बोल रहे हो तो आपके सुनने में 100% प्रेजेंट रहेंगे, उस वक्त तो आसपास आवाजें भी आ रही है और जो चीजें हो रही है आसपास आस पड़ोस, तो फिर कहोगे कि आप सजग नहीं हो। तो सजगता क्या है? क्या सजगता एकाग्रता है? अच्छा, एक और बात बताते हैं। मेरे कई बौद्ध स्कॉलर्स ने एक बड़ी अफवाह फैलाई। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा क्योंकि हो सकता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, आप अपने धर्म का खूब प्रचार करो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना समझे दूसरे धर्म के प्रति जब आप आरोप करते हो, बिना समझे बिना जाने, तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। खुद बुद्धिस्ट स्कॉलर ने ये फैलाना शुरू किया कि एकाग्रता गलत है और माइंडफुलनेस अच्छा है, माइंडफुलनेस इज बेस्ट, एकाग्रता छोड़ो, एकाग्रता इज वर्स्ट। सनातन धर्म तो एकाग्रता सिखाती है, पर बुद्धिज्म जो है वो माइंडफुलनेस सिखाता है। हो सकता है शायद इस आर्गुमेंट्स को आप लोग ना सुने हो, आप लोग आध्यात्मिक प्रोग्राम्स या वर्कशॉप्स या सेमिनार्स कम अटेंड करते हो, मेरे कान में अक्सर पड़ती है ये बातें। तो मैं कई बार पूछ लेता हूं, भाई जरा हमें अंतर बता दो दोनों में, माइंडफुलनेस में और एकाग्रता में फर्क बता दो। झट से अगला कहेगा माइंडफुलनेस मतलब सभी चीज के प्रति सजगता, व्हेन यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, दैट इज माइंडफुलनेस, आप होश में हैं। तो मैं पूछता हूं, तो क्या एकाग्रता बेहोशी है? हाँ, प्रशांत जी आप पूछें, कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, अभी आप जो कह रहे थे ना, ये बुद्धिस्ट जी। स्कॉलर ने जो कहा, हम्म। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने अभी जस्ट आपने जो हमें मेडिटेशन करवाया, जहाँ एक जेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोमेंट, बीइंग इन द मोमेंट, जहाँ कुछ भी आ रहा है, वो साउंड आ रहा है, इमेज आ रहा है, या कोई ख्याल उस फॉर्म में, वी आर, हम उसके तरफ सजग हैं। वो बुद्धिस्ट स्कॉलर, मेरे हिसाब से उनका वो कहना है कि दैट इज मेडिटेशन। और एकाग्रता, ये मतलब एक परिभाषा और समझने और सोचने का फर्क है। एकाग्रता है जो हम त्राटक में करते हैं या अपने नाक के टिप में अगर ध्यान रखते हैं। सो दैट इज, उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉर्स्ड है, कुछ कंस्ट्रेंड है, और दोनों का अपना अपना बेनिफिट्स है। तो एग्जैक्टली। ये थोड़ा छोटा बहुत समझ गुरु जी, ये बिल्कुल आगे बिल्कुल चलो। प्रशांत जी, मैं यही कहना चाह रहा था, आपने बिल्कुल एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है। दोनों प्रोसेस है। वास्तव में एकाग्र होंगे तो आपके अंदर माइंडफुलनेस की क्षमता बढ़ेगी, और माइंडफुल होंगे तो आप में एकाग्रता की क्षमता बढ़ेगी। दोनों अलग अलग फेस हैं सेम कॉइन के। आप सजगता ही बढ़ाते हैं, चाहे वो एकाग्र हो चाहे माइंडफुल हो। एकाग्रता में आप कर क्या रहे हैं? दरअसल आप एक चीज पर लगातार सजग हो रहे हैं, और माइंडफुलनेस में बहुत सारी चीजों पर एक साथ सजग हो रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात। माइंडफुलनेस में बहुत सारी चीजों के प्रति एक साथ सजग हो रहे हैं, और सजग और एकाग्रता में एक पॉइंट पे लगातार सजग हो रहे हैं। मूल रूप से बढ़ क्या रही है आपका, आप हो क्या रहे हो, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? आपकी सजगता बढ़ रही है। एक लीनियर है और दूसरा ऑल परवेडिंग है। लेकिन हो क्या रहा है, घटना क्या घट रही है? घटना ये घट रही है कि आपकी सजगता बढ़ रही है। हाँ, श्रीवास्तव जी आप बताएं।
प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि जब हम एकाग्र हो रहे हैं तो एक समय में एक चीज के लिए हो रहे हैं, और जब माइंडफुल हो रहे हैं तो मल्टीपल चीजों के लिए एक साथ हम अपना एकाग्रता कर रहे हैं। लेकिन अगर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, अगर हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं तो वो एक ही चीज हो सकती है, हाँ, ऐसा मेरा बहुत अच्छा। सोचना है। बहुत सही, बहुत सही। मैं आ रहा था इसी बात पे, बिल्कुल सही। आज तो मजा ही आ रहा है बातचीत करने में, आप लोग बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांट इन माय क्लास। आप अपनी बात को जिस लेवल पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप उस लेवल पे आइए, तो मजा आता है बातचीत करने में, आपके साथ चर्चा करने में। बिल्कुल सही। जी। जब हम आवाज, कोई नई आवाज सुने, ऑल्दो मेरा किसी एक पे फोकस नहीं था, लेकिन अचानक से एक आवाज आती है, हवा का झोंका आता है, ठंडापन महसूस होता है, कुछ होता है, और दैट मोमेंट मे बी, इट मे बी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इट मे बी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बस बट उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में साधारणतः आप एक समय में एक काम कर रहे होते हैं। ऑल्दो श्रीवास्तव जी, आपको एक खूबी, एक और बात बता दें आपको। जब आपकी चेतना जी। हायर डेवलप होगी, तो चेतना युगपद, पैरेलली, युगपद का इंग्लिश होता है पैरेलल, एक साथ कई कई एरियाज में सजग हो जाती है, एक साथ पैरेलल। ये एकाग्रता के समय भी निर्मित होता है। ये थोड़ा, जब साधक डेवलप होता है, इसको कहते हैं वितर्क संप्रज्ञात समाधि। हाँ नीलम जी, आप बताएं। प्रणाम गुरु जी। हाँ। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि एक साथ बहुत चीजों के प्रति सजग हो जाएंगे, और यदि तो इससे तो हमारा जो ध्यान है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये अभी इस स्टेट में नीलम जी वास्तव में नहीं हो पाएगा। हम ये थोड़ा सा समाधि के स्टेट की बात कर रहे थे, जब आपकी सवितर्क संप्रज्ञात समाधि लगती है, उस स्टेट की हम बात कर रहे हैं। जी। स्टेट में आप 100% युगपद पैरेलल, दूसरे चीज के लिए भी 100%, मतलब आपका 100% बना रहेगा, आपकी पूर्ण उपस्थिति बनी रहेगी एक से ज्यादा चीजों में। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं हो सकती। अभी जिस स्थिति में, अगर यदि आप समाधि में नहीं है, तो वो स्थिति अभी नहीं होगी। ऐसे लोग, जो लोग वितर्क संप्रज्ञात प्राप्त कर लेते हैं, वो एक ही टाइम को लीनियर नहीं देखते हैं। वो ब्रेन के कैंपस को क्रॉस कर लेते हैं और टाइम को लीनियर नहीं देखते हैं। यानी एक ही समय में अपने 10 जन्मों को एक ही साथ जी रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने 10 जन्मों को एक ही साथ जी रहा हूं, यानी इस समय मैं हूं, तो मैं इस समय 10 साल पहले भी हूं, 20 साल पहले भी हूं, 30 साल पहले भी हूं, और उसी समय एक ही साथ हूं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा सुनने में आप लोग को कि गुरुजी इस समय तो आप इसी समय हो ना, ये 22 मई 2026 चल रहा है, और ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो आप इसी समय होगे ना। और मैं कहूं कि जन्म से लेकर के अब तक जितने समय हुए हैं, मैं सब समय में, वर्तमान में उसी समय हूं, तो बात थोड़ी बेबूझ हो जाएगी। इसीलिए हम बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये आपके अनुभव गम में नहीं होगी, ये तभी होगी जब वितर्क संप्रज्ञात समाधि लगेगी। आपकी उस समाधि में आपकी पूर्ण उपस्थिति कई और भी जगह हो सकता है, क्योंकि टाइम लीनियर नहीं रहता है, टाइम पैरेलल हो जाता है, टाइम युगपद हो जाता है। तो उस समय जो करंट है वो सीरीज में नहीं जाती है, पैरेलल में जाती है। सीरीज और पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी वाले जानते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले यहाँ पे कोई बैठे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी समझ सकते हैं? पैरेलल और सीरीज समझते हो कोई? सही है, हाँ जी, हाँ जी, यस। हाँ, हाँ बताएं। बिल्कुल। पैरेलल और सीरीज जो है इसमें, सीरीज में जो हमारे जो एनर्जी है वो प्लस होती जाती है, और पैरेलल में जो है हमारी उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। ये दोनों सीरीज और पैरेलल में ये अंतर है। और पैरेलल मतलब कई तार एक साथ, यानी आपके दो जी, पॉइंट में कई तार एक साथ है और सब में करंट जारी है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। श्रीवास्तव जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? गुरु जी, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली समझे, इलेक्ट्रिकली समझे,
जी तो आपने सही बोला कि पैरेलल तार है, और जो हमारी करंट है, जो हमारी चेतना है, एनर्जी है, वो कई पाथ में जा रही है, और अल्टीमेटली वो जुड़ करके फिर वो सेम पोटेंशियल पे पहुंच जाती है। और जो सीरीज है उसमें बहुत सारे पोटेंशियल हैं, वो जुड़ते हैं, लेकिन हमारी चेतना एक ही रहती एग्जैक्टली तो आप इन उदाहरणों से, क्योंकि देखो मैं शास्त्र का उदाहरण दूंगा तो कठिन होगा आप लोग के लिए, लेकिन अभी प्रैक्टिकल ये जो अभी आप लोग समझ सकते हो, मैं कोशिश करता हूं कि इस भाषा में आप लोग समझे, लेकिन ख्याल रहे ये चीजें भी तभी संभव है जब संप्रज्ञात समाधि हो, वरना आम जिंदगी में ये संभव नहीं है। पर एनीवेज, तो हम लोग ये चर्चा समझ में आया कि मन का साक्षी होना और एकाग्र होना दोनों एक जैसा ही अभ्यास है, दोनों की उपलब्धियां भी एक जैसी होती है। जो आपका स्वभाव, जो रियल स्वभाव है ना, जिसको जो आप हो, जो आप रियल में हो, वो सदैव जागृत है, वो सदैव सजग है, तो कभी भी नहीं सोता। आपकी आत्मा कभी नहीं सोती, आपकी आत्मा कभी भी अचेतन नहीं होती, आपकी आत्मा कभी नहीं मरती, कभी वृद्ध रोगी नहीं होती। जो आप रियल में हो वो न कभी बूढ़े होते हो, न कभी मरते हो, न कभी रोगी होते हो, आप सदैव सजग होते हो, सदैव सजगता रहती है, सदैव जागृत रहते हो, ये आपका रियल नेचर है। फिर कहोगे गुरुजी फिर ये बुढ़ापा कहां से आ गया, ये मृत्यु, ये रोग, ये नींद, ये आलस, ये दुनिया, यही माया है। यही प्रकृति है, यही प्रकृति है। जिस दिन आप रियल नेचर में उतर जाओगे, आपको लगेगा कहां फंस गए थे, ये हम रोग में, नींद में, बुढ़ापे में, मृत्यु में, जन्म में, ये सब फंस गए थे हम। रियलिटी यही है कि आप सदैव जागृत हो, आप सदैव सजग हो, है ना। अगर हम जब ये प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं सजगता को डेवलप करने का, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बदल रहे हो, वो ऐसा प्रकाश लाएगी, वो ऐसा लाइट आपके अंदर डेवलप करेगा, वो शुद्धता, वो सत्य, वो रियलिटी डेवलप करेगा, जो आपको अपने आप रूपांतरित कर देगा। देखो इसका एक सरल एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं इस बात को। अगर आपके भीतर में किसी के लिए बहुत प्रेम है, तो आप अपने आप उसके अनुकूल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रेम नहीं है, अगला चाहे जितना भी चिल्ला ले, आप थोड़े दिन तक के लिए रहेगा, फिर आप वैसे ही हो जाओ। और यदि प्रेम का गहरा भाव है तो आप उसके अनुकूल होते हैं। लोग लगे पड़े हैं एक दूसरे को बदलने में कि नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे हो जाइए। पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, सारे रिश्ते, रिश्तों के अलावे आप कंपनीज को देख लीजिए, कंपनीज में भी यही हाल है, बाहर भी यही हाल है। एक अच्छा कर्मचारी अगर वो प्रोफेशनल है, वो काम की महत्ता समझता है, कर्म को योग की तरह लेता है, कर्म योग करता है, उसको बॉस को समझाने की जरूरत नहीं है। फिर कर्मचारी को, कर्मचारी अपने ही जान लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बॉस तो उसको समझाता है जो कर्मयोगी नहीं है, उसको समझाने की जरूरत पड़ती है कि भाई रूल ये है, ये रूल वो है। तो जब आपके अंदर सजगता का प्रकाश आता है तो आप रूपांतरित अपने आप होते हो, बदलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि मैं बदल जाऊं, आप बदल जाते हो। जैसे अंधेरा को दूर करने के लिए एक दिया जलाना काफी है, भाई अंधेरा दूर करने के लिए तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, यहां वहां खूब हाथ पैर हिला लो, तो अंधेरा हवा थोड़ी उड़ जाएगा। झाड़ू से उसको आप जो है साफ करके अंधेरे को बाहर निकाल लोगे, ऐसा तो है नहीं। दिया जलाना है बस, दिया जलाना है, अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। तो दृष्टा आपकी आत्मा ही दृष्टा है वास्तव में।
और इसके ऊपर कई सारे आवरण लगे हुए हैं। कहीं अस्मिता का आवरण है, महत का आवरण है, अहंकार का आवरण है, मन चित बुद्धि अहंकार सबके आवरण है। इन आवरण से आपका दृष्टा ढक जाता है। जब आप अपने विचारों को, भावनाओं को, क्रियाओं को देखना शुरू करते हैं बिना इन्वॉल्व हुए, तब आप में साक्षी भाव डेवलप होता है। अच्छा, कुछ लोग बड़े जल्दबाजी में पूछ लेते हैं, गुरुजी चलिए मैं साक्षी होता हूं, मैं कई बार हुआ भी हूं, पर मुझे तब भी आत्मा का पता नहीं चला। अरे एक बार रुक जाओ भाई, इतनी भी क्या जल्दबाजी है। दृष्टा के कई लेवल्स हैं बच्चों। मूल रूप से दृष्टा के 3 लेवल होते हैं। जब आप मन के स्तर पर खड़े होते हैं तो अपने शरीर, अपने श्वास, अपने विचारों के प्रति दृष्टा होते हैं। ये पहला लेवल है बच्चों। इसके बाद आप और अगले चरण में प्रवेश करते हैं। फिर दूसरा आवरण, सूक्ष्म आवरण पे आप उतरते हैं। तब आप वो चीज के प्रति सजग होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। अच्छा ऐसा होता है। ऐसा भी, जिस पेड़ को आप पेड़ देख रहे थे, जिसको आप घर देख रहे थे, जिसको आप बगीचा, सड़क और नदी देख रहे थे, आपको बहुत कुछ और भी समझ में आएगा। वो केवल नदी ही नहीं है, और भी बहुत कुछ। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक समझ में आएंगे आपको, उसकी एनर्जीज फ्लो समझ में आएंगे, आपके कर्म समझ में आएंगे, कर्म के लेन देन समझ में आएंगे। प्यार तो समझ में आएगा ही, है ना, रिश्ता तो समझ में आएगा ही, झगड़ा तो समझ में आएगा ही, और कर्म का लेन देन भी समझ में आएगा। सूक्ष्म स्तर पे दृष्टा, आप अलग तरह के दृष्टा हो जाते हो। दृष्टा उच्चतर स्थिति की हो जाती है। तब केवल श्वास और शरीर पर ध्यान नहीं करते हो, केवल इंद्रियों पर और विचारों पर ध्यान नहीं करते हो। आपका ध्यान का विषय बदल जाता है, ज्यादा गूढ़ और ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है। और फिर एक आवरण है जो कारण शरीर का आवरण है। कारण शरीर के आवरण में फिर आप दृष्टा कुछ और सूक्ष्म विषयों के हो जाते हो। अत्यंत सूक्ष्म विषयों के दृष्टा हो जाते हो। आपकी समाधियां लगती हैं, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, लोक लोकांतरों का ज्ञान होता है। आप अपने ही स्थान पर बैठे अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर सजग बनते हैं उन चीजों के प्रति जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। तो दृष्टा होने के भी स्तर होते हैं। आप ये मत समझ लेना कि आज दृष्टा हो गए तो आज आप आत्मा को देख ही लोगे, आत्म साक्षात्कार ही हो जाएगा। हाँ श्रीवास्तव जी बोले। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी, जी। जैसे कि कभी कभी मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपने आप को ही देखने लगते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा डिसोनेंस है माइंड में गुरुजी, कि अगर हमने बोला कि मोक्ष क्या है, मोक्ष ये है कि अपने आप को पहचान लेना। जैसे कि, तो अगर मैंने अपने आप को पहचान लिया उस समय, तो मैं मोक्ष मिल गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यही सही है। इसी को प्रतिविज्ञान कहा गया। हम लोग जिस त्रिकुल संप्रदाय से हैं उसमें प्रतिविज्ञान की भाषा बोलते हैं। हम अपने आप को भूले हुए हैं। जिस दिन याद आ जाएगा कि मैं ही शिव हूं, शिवोहम 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 शिवोहम, मैं ही शिव हूं, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं ही चिदानंद रूप शिव हूं, जिस दिन इस बात का भाव हो जाता है, आप अपने आप को जान जाते हैं, वही मोक्ष है। हम लोग श्रीकुल माहेश्वरी संप्रदाय वाले शिव के स्वरूप जो हम भूले हुए हैं कि हम स्वयं हैं, उसको वापस याद कर लेना, उस भूले हुए को स्मरण कर लेना, स्मृति का लौट आना, उसको मोक्ष मानते हैं।
ठीक बात जी है, समझ में आ गई? जी गुरु जी। फिर गुरु जी आपने इसको फर्दर एलोबरेट किया कि दूसरे मतलब जैसे कि आपने बताया था टाइम साइकिल एंड ऑल, तो वो आगे आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो ये फिर साक्षी भाव, फिर हम फिर इसका मतलब हम फिर किसी और की तरफ जा रहे हैं कि कहीं और हम लौट रहे हैं क्या? फिर कोई एक और बार। नहीं है आपके अलावा, जो है वो शक्ति है। शिव के अलावा जो है वो शक्ति है। वो आप अर्धनारीश्वर रूप में है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। वो शिव और शक्ति में भेद नहीं है। वो शिव की ही शक्ति है। जी वो गुरु जी। शिव का ही फैलाया हुआ प्रपंच है। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ जी। जी गुरु जी। तो हम अपने स्तर पे कह सकते हैं। हाँ प्रशांत जी बोले। गुरुजी, अगर हम लोग ये माने कि भगवान से कभी भूल नहीं होती है, हमारा जो बॉडी भी उन्होंने डिजाइन किया है, सब कुछ ईश्वर का और नेचर को भी जो किया है इज परफेक्शन है उधर। तो मुझे कई बार ये विचार आता है, और जिसके लिए ये सारे घंटों का प्रवचन हो रहा है सब कुछ, कि भगवान ने ऐसा फिर क्यों हमें कर दिया कि ये आवरण दे दिया? इज इट अ गेम ही इज प्लेइंग कि हम ये जीवन अब कुछ ना कुछ करना है तो ये इसमें बिताए? दिस इज द क्योंकि गेम अगर दैट ये गॉड लीव। अगर ये स्वाभाविक चीज होता तो वो हमें, वो जैसे सांस लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया उन्होंने डाली, हमें ये भी डालते। और दूसरा इसके साथ मेरा ये आता है कि एक बहुत महान पेंटर थे, फेमस पेंटर वैन गॉफ, और अभी आप जो बता रहे हैं उस आप वाकिफ होंगे उनका पेंटिंग से भी। तो बिफोर मॉडर्न साइंस को डिस्कवर, उन्होंने ट्रीज में जो पेंट किया, जिस तरह वो एनर्जी ऊपर जा रही है, वो सक कर रहा है रूट्स, उन्होंने वो पेंट किया। स्टार्स का मूवमेंट, बिफोर दे डिस्कवर्ड कि सर्क्यूलर उसके पास लाइट है, उन्होंने वो पेंट किया। वो कुछ ये प्रक्रिया नहीं की है, उनका कोई बटन कहीं छू गया था और वो देख पाते थे। तो मतलब असमंजस है, सिर्फ एक वंडर करता हूं मैं कई बार कुछ भी, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और स्टार्टिंग में सतयुग जिसको हम लोग कहते हैं, सतयुग जस्ट केवल टाइम जोन नहीं है। वो चेतना का पहला उत्कर्ष है। शक्ति का पहला फैलाव है। उस जोन में कोई गलती, जिसको आप गलती, ये गलती है नहीं वास्तव में, ये वर्ड आप यूज कर तो रहे हैं, इसको हम लोग लीला बोलते हैं। ये लीला है शिव की। तो इस लीला में उमा ने जब सतयुग जब हुआ, जब उन्होंने प्रथम रचना की, पहली बार ग्रिड्स बन रहे थे कंपन के, स्पंदन के, तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी करे ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग के जो लोग थे बड़े योगी होते थे, बड़े विज्ञानी होते थे। वो श्वास पे ध्यान किए, जो भी सरलता से इस तरह से शरीर बना था कि बस किए और निकल गए। जो प्रकृति का प्रवाह है वो सूक्ष्म से स्थूलता की ओर है, वो सरलता से कॉम्प्लेक्स की ओर। और जब हम वापस जाएंगे परमात्मा की ओर, तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी से सरलता की ओर जाएंगे। इसी को इवोल्यूशन और इनवोल्यूशन कहते हैं। तो जब ये सृष्टि, ये लीला हुआ, तो शुरुआत में जिसको आप गलती, वैसे वो गलती नहीं, उसको हम लीला कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्सिटी पहली बार डेवलप हुई, जो कंपन पहली बार ग्रिड्स बनाए, वो शायद आपके मनोनुकूल था, आप जैसा सोच रहे हो। लेकिन धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होता गया। धीरे धीरे ग्रिड के भी कंपन आपस में नए ग्रिड्स बनाते गए। चीजें और कॉम्प्लेक्स होती गई। द्वापर युग में और कॉम्प्लेक्स हुआ, त्रेता युग में और कॉम्प्लेक्स हुआ, कल युग में जाकर के एकदम डिजास्टर हो गया। लेकिन ये जो पूरा इवोल्यूशन है, ये जो सृष्टि का विस्तार है, वो ग्रॉसर से कॉम्प्लेक्सर होते जाती है। ज्यादा ग्रॉसर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और ज्यादा समय बीतेगा और कॉम्प्लेक्स होगा और ग्रॉस होगा। जितना आप प्रकृति को विस्तार, जितना प्रकृति फैलती जाएगी, उतना और कॉम्प्लेक्स होगा। और जितना आप चेतना में उतरते जाएंगे, जितना आप सजगता में उतरते जाएंगे, उतनी ही और वो धीरे धीरे सरल होती जाएगी। आप सतयुग में उतरने लगेंगे। आप कलयुग में बैठे बैठे सतयुग का आनंद ले सकते हैं।
हमारे गुरुजी कहते थे कि कलयुग में सतयुग आएगा अगर तुम बदलोगे। कलयुग में सतयुग आएगा अगर तुम बदलोगे। गहरी बात है। आप सतयुग जोगी हो सकते हैं। आपका एक श्वास आपको मुक्त करने वाला है। आपका छोटा सा ध्यान आपको मुक्त करने वाला है, क्योंकि आपके शरीर की रचना ही ऐसी हुई है। ये प्रकृति बना ही मुक्ति के लिए है। भुक्ति और मुक्ति के लिए ही प्रकृति बनी है। आ रही बात समझ में? जी गुरु जी। हाँ। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि गुरुजी क्या हम भविष्य को भी एक ही समय में जी रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप भविष्य को, वर्तमान को और पास्ट को लीनियर मान रहे हैं ना, एक लाइन में मान रहे हैं। ये समय बीत रहा है, इसके बाद ये समय बीत रहा है, इसके बाद ये समय बीत रहा है, ये लीनियर मान रहे हैं। आपकी ब्रेन का कंस्ट्रक्शन ऐसी है, आप बाध्य हैं ऐसा मानने के लिए। आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपकी ब्रेन उसको फॉलो करने के लिए बाध्य है। आप असीमित नहीं हो सकते हो, आप इनफाइनाइट सोच भी नहीं सकते हो। अर्जुन भाई सोच के देखो, आपको इनफाइनाइट सोच में भी नहीं आएगा। कोई भी इंसान इनफाइनाइट नहीं सोच, कल्पना नहीं कर सकता। वो कोई बड़ा करेगा और ज्यादा बड़ा करेगा और बहुत बड़ा करेगा, इनफाइनाइट तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी ब्रेन की लिमिटेशंस है। इसीलिए मैंने कहा कि समाधि के स्तर पे जब आप समाधि के लेवल पे आ जाओगे, सतयुग जोगी हो जाओगे, चलिए वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि आपको बहना नहीं है, देखना है। आप दर्पण बने। दर्पण सब कुछ प्रतिबिंबित करता है, पकड़ता नहीं। दृष्टा ऐसा ही। कई बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी आप कहते हैं कि आप बहने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, आप नियति और प्रारब्ध के वश में आप इतने ज्यादा हैं कि आप प्रारब्ध से ज्यादा कुछ, लेकिन आप देख तो सकते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है। आप देख तो सकते हैं। दृष्टा स्वयं प्रकाश है। वो देखा, वो देखता है, वो देखा नहीं जाता है, वो देखता है। अब आइए कुछ विचारकों को जल्दी जल्दी देख ले। वैसे तो समय हो गया, 7 बज गया, पर मैं इन विचारकों को जल्दी जल्दी देख लेता हूं। वैसे मैं कल फिर इन विचारकों को बताऊंगा, क्योंकि ये विचारक जल्दी से समझ आने वाले जैसे लोग नहीं है। जयवगिल कृष्णमूर्ति अद्भुत व्यक्ति थे, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया, चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प सजगता, ये विचारणीय है। मैं कल आप लोग को बताऊंगा, इनके विचारों को समझाऊंगा कि चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है। वो यहां तक कहते हैं कि विचारक और विचार एक ही है। कोई गुरु नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। इसको हम, क्योंकि बहुत हायर फिलॉसफी है, इस पर गंभीर वार्ता जरूरी है। इसलिए आज मैं जयवगिल कृष्णमूर्ति की बात लेके आया। स्वामी सत्यानंद के बारे में बताऊंगा, जब वो इंटीग्रेटेड ध्यान कराते हैं, जब उन्होंने बिहार योग की स्थापना की, और जब उन्होंने नाद ब्रह्म के बारे में बताया। मैं इस पे चर्चा करूंगा। मैं रमन महर्षि पे चर्चा करूंगा, जिन्होंने इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंक्वायरी पर एक नया विचार दिया कि हाउ टू बैक टू योर सोर्स। मैं आप लोग से बुद्ध के विपස්සना के बारे में भी बताऊंगा, जो 4 प्रकार के अनुपश्यना से बना है। हम लोग विपස්සना बोल देते, पर आपको पता है विपස්සना 4 प्रकार का अनुपश्यना है। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। इन 4 अनुपश्यना से विपස්සना बनता है। इस विषय में भी हम आपको बताएंगे, और कबीर साहब के विषय में भी। कि कबीर सूरत किसको कहते हैं।
कबीर के योग को सुरत योग कहा जाता है। सुरत मतलब क्या होता है? मैं आपको पतंजलि, शंकराचार्य और रामदास के बारे में भी बताऊंगा कि उन्होंने दृष्टा भाव को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया। मैं आप लोग को बताऊंगा कि सजगता इतना कठिन क्यों है। यही नहीं, मैं कुछ व्यवहारिक सूत्र बताऊंगा आप लोगों को कि सजगता से कैसे हम वो कौन कौन से व्यवहारिक सूत्र दें जिससे कि हम सजगता निर्मित कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 7 सूत्रों के बारे में बताऊंगा और जीवन में, दैनिक जीवन में सजगता को कैसे ला सकते हैं इस विषय में भी बताऊंगा। कल आपको यह भी बताऊंगा कि दृष्टा का जागरण जब होता है तो आप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या अनुभव होते हैं और कैसे आपका जीवन रूपांतरित होता चला जाता है। ये सारी बातें मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। आज इतना ही। इतने प्यार से आप हमारी बातें सुनते हो, चर्चा करते हो, मुझे आनंद आता है और इसी भाव से गहरे से विषय को मनन करो, चिंतन करो। यहां बताए गए विषयों पर खूब मनन चिंतन करो। श्रवण मनन निधिध्यासन, जब आप सुनोगे, उस पर मनन करोगे तो आप में ध्यान घटित होगा, वो स्वाभाविक है। तो आज इतना ही। आपके भीतर की परमात्मा को नमन है। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम और धन्यवाद गुरु जी।